हेलो। आज हम क्लास 6, 7, 8 का जो इतिहास है, हमारे अतीत सामाजिक अध्ययन है इनका, हमारे अतीत नाम का पुस्तक है। हमारे अतीत, तो हमारे अतीत इन तीनों क्लासों के हमारे अतीत पुस्तक में से जो क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि हर टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सी-टेट हो या स्टेट लेवल का कोई भी टेस्ट हो टेट का, उसमें ये जो क्वेश्चन हैं ये डाले गए होते हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इन तीनों बुकों में से बनते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए जानते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किन गुफाओं में राख के अवशेष मिले थे? तो नंबर 1 ऑप्शन है कुरनूल गुफाएं, नंबर 2 पे है हुसंगी गुफाएं, नंबर 3 भीमबेटका गुफाएं, नंबर 4 अजंता गुफाएं। तो इनमें से चारों में से सही आंसर कौन सा है? नंबर 1 कुरनूल गुफाओं में से नंबर 1 कौन सा है? कुरनूल की गुफाएं हैं जहाँ से मिले हैं राख के अवशेष हमें, वो है कुरनूल की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक पाषाण युग कौन सा था? जो आरंभिक पाषाण युग था वो कौन सा युग था? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या महापाषाण काल? इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? आंसर 1 है सही, नंबर ऑप्शन 1 पूरा पाषाण काल आरंभिक पाषाण युग था। जो पूरा पाषाण काल था उसको ही आरंभिक पाषाण युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहाँ से मिले? तो आरंभिक काल में जो शुतुरमुर्ग के अंडे उनके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? नंबर फर्स्ट पे है भीमबेटका, नंबर सेकंड पे है पटना महाराष्ट्र में। फर्स्ट पे था भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, सेकंड में है पटना महाराष्ट्र में, और थर्ड हुसंगी कर्नाटक में, या फिर बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में। इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? इन चारों में से सही आंसर है नंबर सेकंड पटना महाराष्ट्र में। पटना महाराष्ट्र में ही आरंभिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाउजली हेडिंग किस नदी घाटी में स्थित है? तो दाउजली हेडिंग किस नदी घाटी में स्थित है? ऑप्शन 1 में है गंगा, 2 है ब्रह्मपुत्र, 3 है सिंधु नदी और 4 है नर्मदा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, नर्मदा, इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? तो नंबर 2 सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। दाउजली हेडिंग ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा नाम को पूरा स्थल जो नाम का आएगा नामक जो पूरा स्थल है अब किस देश में है? भारत में है, पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है या फिर ईरान में है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो हड़प्पा नाम का पूरा स्थल है अब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा नाम का पूरा स्थल अब। नंबर 6 क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? हड़प्पा थी, मोहनजोदड़ो थी, चंदहुदड़ो या लोथल? नंबर 1 पे ऑप्शन पूछा गया है हड़प्पा, सेकंड पे मोहनजोदड़ो, थर्ड पे चंदहुदड़ो और 4 पे है लोथल। इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? कहाँ पर थी प्रसिद्ध बंदरगाह हड़प्पा काल की, कौन सी थी? तो ये थी मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो थी ये थी हड़प्पा काल की प्रसिद्ध बंदरगाह। नेक्स्ट का क्वेश्चन है,
लोथल नगर किस नदी के तट पर बसा था? जो लोथल नगर था किस नदी के तट पर बसा था? ऑप्शन नंबर 1 है नर्मदा, नंबर 2 पे है तापी, नंबर 3 पे है लूनी नदी, नंबर 4 पे साबरमती। तो किस नदी के तट पर बसा था? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? 4 साबरमती नदी पर। ऑप्शन 4 सही है। लोथल नगर साबरमती नदी के तट पर बसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहरबंदी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन है मुहरबंदी का क्या अर्थ है? नंबर 1 पे नई मोहरें बनाना, नंबर 2 पे है मोहरों का व्यापार करना, नंबर 3 पे ऑप्शन है मोहरों पर छाप लगाना और नंबर 4 पे है मोहरें सुरक्षित रखना। इन चारों में से क्या ऑप्शन है मोहरबंदी का? तो नंबर कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 3 ऑप्शन सही है। मोहरों पर छाप लगाना ही मोहरबंदी कहलाता था। मोहरों पर छाप लगाना मोहरबंदी कहलाता था। जी था 3 वाला ऑप्शन और ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? नंबर 1 पे है ऋग्वेद, नंबर 2 पे है सामवेद, नंबर 3 पे है यजुर्वेद और नंबर 4 पे है अथर्ववेद। तो इनमें से कौन सा वेद सबसे पुराना था? सही आंसर है नंबर 1 ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता की रचना किसने की थी? नंबर 1 कौटिल्य ने, नंबर 2 पे चरक ने की थी, नंबर 3 पे जयदेव ने, या फिर नंबर 4 पे है कल्हण। इन चारों में से किसने चरक संहिता की रचना की थी? तो नंबर 2 पे है चरक। तो आप नाम से भी याद रखते हैं, चरक संहिता की रचना चरक ने की थी। नंबर 2 आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का राजा था? नंबर 1 पे मैसेडोनिया का, नंबर 2 पे अफगानिस्तान का, नंबर 3 ईरान का और नंबर 4 सीरिया का। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 1 ऑप्शन सही है। आंसर है इसका नंबर 1। जो मैसेडोनिया जो सिकंदर था वो था मैसेडोनिया का राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार और अजातशत्रु किस महाजनपद के शासक थे? नंबर 1 ऑप्शन वैशाली के, नंबर 2 कौशाम्बी के, नंबर 3 हस्तिनापुर के और नंबर 4 मगध के। तो किस महाजनपद के शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु? नंबर 12 का कौन सा आंसर है सही? नंबर 4 जो दिया गया है मगध। तो मगध महाजनपद के ही शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु। तो सही आंसर है 4 मगध। नंबर 13 पे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 1 पे दिया गया है लगभग 2200 वर्ष पूर्व, नंबर 2 पे दिया गया है लगभग 2500 वर्ष पूर्व, नंबर 3 पे 3000 वर्ष पूर्व और नंबर 4 पे लगभग 3200 वर्ष पूर्व। तो इनमें से कितने वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हो चुका है? आंसर है 13 का है सही आंसर 2। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आंसर 2 है, 2 ऑप्शन आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना किसने की थी? तो संस्कृत भाषा में जो व्याकरण है उसकी रचना किसने की थी? नंबर 1 पे है आर्यभट्ट ने, नंबर 2 वेद व्यास ने, नंबर 3 पाणिनि ने और नंबर 4 पे है वाल्मीकि। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 3 ऑप्शन सही है। पाणिनि ने संस्कृत भाषा में व्याकरण की रचना की थी। तो किसने की थी? पाणिनि ने। नंबर 15 पे क्वेश्चन है, जरथुस्तर शिक्षाओं का
संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? जरथुस्तर शिक्षाएं जो उनका संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? नंबर 1 ऑप्शन है विनय पिटक, विनय पिटक में, महाभारत में, जैंतावस्था में, जहाँ उपनिषद में। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जरथुस्तर शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही आंसर है जैंतावस्था। जैंतावस्था में नंबर 3 जो ऑप्शन है वो सही है। जरथुस्तर शिक्षाओं का संकलन मिलता है जैंतावस्था में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर वाला क्वेश्चन है जी, मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए थे। तो मौर्य वंश का जो महत्वपूर्ण राजा हुए थे कौन कौन थे इनमें से देखना। चंद्रगुप्त नंबर 1 ऑप्शन पे दिया है, बिंदुसार सेकंड, नंबर 3 पे अशोक और नंबर 4 पे क्या जी ऊपर वाले तीनों ही, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। तो सही आंसर क्या है? इन तीनों में से एक है जहाँ जब तीनों ही हैं तो सही आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, ये सभी मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने राजा बनने के बाद कितने साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कितने साल बाद राजा बनने के उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? नंबर 1 ऑप्शन है 5 साल बाद, नंबर 2 7 साल बाद, नंबर 3 ऑप्शन है 8 साल बाद और नंबर 4 ऑप्शन है 10 साल बाद। 10 साल बाद। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर है नंबर 3 8 साल बाद। अशोक ने राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म शब्द किस भाषा का है? धम्म किसने अपनाया था जी? अशोक ने। तो धम्म शब्द किस भाषा का है? नंबर ए ऑप्शन है अरबी भाषा का, नंबर बी फारसी भाषा का शब्द है, नंबर सी है संस्कृत भाषा का है और नंबर 4 हिंदी भाषा का। किस भाषा का ये शब्द है? सही आंसर कौन सा है इनमें से? आंसर है 3 सही है ऑप्शन, संस्कृत भाषा का शब्द है धम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से किसे बुलाते थे? तो नंबर 1 ऑप्शन है सोना, नंबर 2 काली मिर्च को बुलाते थे काला सोना कह के, जहाँ नंबर 3 मसालों को कहा जाता था, जहाँ फिर नंबर 4 कीमती पत्थरों को। तो रोमन साम्राज्य में इन चारों ऑप्शनों में से किसको काले सोने के नाम से बुलाते थे वो रोमन वासी? तो नंबर 2 ऑप्शन है सही, काली मिर्च को वो काले सोने के नाम से बुलाते थे, क्योंकि उनके जो साम्राज्य थे वहाँ पे काली मिर्च का बहुत ज़्यादा मूल्य था, बहुत ही मूल्यवान थी, तो इसलिए काली मिर्च को ही वो काले सोने के नाम से जानते थे, बुलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आपने काले सोने से एक बात और भी याद रखनी है, पीछे आपने काले सोने से संबंधित क्वेश्चन पढ़ा है। तो इसके अलावा काला सोना ऐसे भी पूछा जाता है, पेट्रोलियम को भी काले सोने के नाम से जाना जाता है। कई बार ऑप्शन देखिए जब पूछा जाता है पेट्रोलियम लिखा होता है बीच में, तो पेट्रोलियम को भी काले सोने के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो कोयला होता है उसको भी काले सोने के नाम से जाना जाता है। पर इसमें आपको पूछा गया था जो रोमन साम्राज्य था वहाँ पे काले सोने के नाम से किसको बुलाते थे? तो आपने याद रखना है कि काली मिर्च को जो था रोमन साम्राज्य में जाना जाता था काले सोने के नाम से। इसके अलावा पेट्रोलियम और कोयला को भी काले सोने के नाम से ही जाना जाता है। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किस में हुआ था? ऑप्शन है जापान में हुआ था, नंबर 2 चीन में हुआ था, नंबर 3 इटली में हुआ था और नंबर 4 इंग्लैंड में। तो जापान, चीन, इटली और इंग्लैंड, ये चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? जो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था सबसे पहले ये हुआ था चीन में। आंसर सही है 2 नंबर ऑप्शन चीन में हुआ था। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था। जो समुद्रगुप्त था उसके पिता का नाम क्या था। नंबर 1 ऑप्शन है कनिष्क था, नंबर 2 अश्वघोष था, नंबर 3 चंद्रगुप्त था और नंबर 4 बाणभट्ट था। तो जो समुद्रगुप्त था उसके पिता का नाम क्या था। सही आंसर है इन चारों में से नंबर 3 चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के पिता का नाम था। तो जो आपने याद रखना है कि चंद्रगुप्त था समुद्रगुप्त के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। पल्लवों की कौन सी राजधानी थी। नंबर 1 ऑप्शन है थानेश्वर थी, नंबर 2 कांचीपुरम थी, नंबर 3 ऐहोल थी और नंबर 4 पे दिया है कि क्या जो ऊपर वाले तीनों थे थानेश्वर, कांचीपुरम और ऐहोल। तो कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है 2 कांचीपुरम। जो कांचीपुरम था वो ही थी पल्लवों की राजधानी। तो कांचीपुरम आपने याद रखना है, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी है। नंबर 1 ऑप्शन दिए गए 6.5 मीटर, नंबर 2 पे दिए गए 6.8 मीटर, नंबर 3 पे दिए गए 7.1 मीटर, नंबर 4 पे दिए गए 7.2 मीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। लौह स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी। नंबर 4 ऑप्शन सही है 7.2 मीटर लौह स्तंभ की ऊंचाई है 7.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची का महान स्तूप कहाँ पर है। सांची का स्तूप कहाँ पर है। नंबर 1 ऑप्शन है मध्य प्रदेश में है, नंबर 2 उत्तर प्रदेश में है, नंबर 3 केरल में है और नंबर 4 बिहार में है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कहाँ पर है कांची का स्तूप। तो नंबर 24 का क्वेश्चन है जो इसका आंसर सही कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, मध्य प्रदेश में कांची का स्तूप है। तो सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप कहाँ पर है मध्य प्रदेश में है। तो ये आंसर आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है ये शिल्पकारों की श्रेणियों का काम है। तो शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या है। प्रशिक्षण देना, नंबर 1 ऑप्शन प्रशिक्षण देना, नंबर 2 कच्चा माल उपलब्ध करवाना, नंबर 3 पे है तैयार माल का वितरण करना और नंबर 4 पे है ये सभी मतलब ऊपर वाले सभी। प्रशिक्षण देना भी, कच्चा माल उपलब्ध करवाना भी और तैयार माल का वितरण करना भी। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है। तो 25 जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर है 4 नंबर जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी मतलब शिल्पकारों की श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना भी होता था, कच्चा माल उपलब्ध करवाना भी होता था और तैयार माल का वितरण करना भी होता था। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो होंगे जो भूगोल से संबंधित 6, 7, 8th क्लास की NCERT बुक से। तो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।